हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग उत्तरकालीन मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे उत्तरकालीन मुगल काल कहा गया है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने भारत पर शासन किया, लेकिन ये लोग योग्य साबित नहीं हुए। परिणाम स्वरूप मुगल वंश के पतन की प्रक्रिया और तेज हो गई, जिसमें उत्तरकालीन मुगल वंश के शासकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो चलिए आज हम लोग उत्तरकालीन मुगल वंश को पढ़ेंगे, जो 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक चला था। और इस दौरान हम लोग कुल 12 मुगल बादशाह के बारे में पढ़ेंगे, जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी हुए। और इसके साथ साथ आपको इन उत्तरकालीन मुगल वंश के 12 शासकों का क्रम भी याद रखना है कि कौन पहले बने, उसके बाद फिर कौन बने, उसके बाद फिर कौन बने, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके साथ साथ हर एक शासक का दूसरे शासक के साथ आपको संबंध भी जानना है कि रिलेशन क्या था, कि पिता पुत्र का था या भाई का था या चाचा भतीजा का था। तो यह रिलेशन भी आपको हर एक शासक के बाद दूसरे शासक का संबंध जानना है, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग फाइनली शुरू करते हैं। औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे, लेकिन उनके 2 पुत्र की मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु से पहले हो चुकी थी। तो इस तरह से जब 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो उस समय उनके मृत्यु के समय इनके 3 पुत्र जीवित थे। कौन कौन? तो एक मुअज्जम, जो औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका उम्र उस समय 63 वर्ष हो रहा था। तो मुअज्जम जो औरंगजेब की मृत्यु के समय काबुल के सूबेदार थे। दूसरे जीवित पुत्र जिनका नाम था आजम, ये गुजरात के सूबेदार थे। और औरंगजेब के तीसरे जीवित पुत्र, उनका नाम था काम बख्श, ये बीजापुर के सूबेदार थे। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब इन तीनों ने अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। और जब इन्होंने मुगल बादशाह घोषित कर दिया, तब परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इन तीनों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। और उसी उत्तराधिकार के संघर्ष में सबसे पहले संघर्ष की बात की जाती है मुअज्जम एवं आजम के बीच का संघर्ष। तो आगरा से लगभग 20 मील की दूरी पर स्थित सामूगढ़ के समीप एक जगह है जिसका नाम है जजाऊ। तो 1707 ईस्वी में जजाऊ में इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें आजम पराजित हुआ और मारा गया। उसके बाद फिर हैदराबाद के निकट मुअज्जम एवं कामबख्श के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कामबख्श मारा गया, ये पराजित हुआ एवं मारा गया। और इस तरह से उत्तराधिकार का युद्ध मुअज्जम जीत चुका था। और जीतने के बाद मुअज्जम ने 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना, 63 वर्ष की उम्र में। तो जब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो वो कौन हुए? इनके बड़े पुत्र मुअज्जम, जो मुगल बादशाह बने बहादुर शाह प्रथम के नाम से। अब बात करते हैं कि बहादुर शाह प्रथम का अन्य नाम क्या था। तो अन्य नाम इनका शाह आलम प्रथम था। इन्हें शाह आलम प्रथम भी कहा गया है। तो चलिए बात करते हैं कि जब बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बने, तब उत्तरकालीन मुगल दरबार कई गुटों में, कई खेमों में, कई दलों में
बटा हुआ था और उनमें से 4 प्रमुख गुट थे, 4 प्रमुख दल थे। कौन कौन? तो एक ईरानी, दूसरा तुरानी, तीसरा अफगानी और चौथा हिंदुस्तानी। तो ईरानी दल के लोग उन्हें कहा गया है जो ईरानियों के वंशज थे। उनमें से प्रमुख थे असद खां एवं इनके पुत्र जुल्फिकार खां और उसके साथ साथ अवध के प्रथम नवाब सादत खां। ये लोग ईरानी दल के थे। अब बात करते हैं तुरानी। तो जिनका संबंध मध्य एशिया से था, कहने का मतलब जो मध्य एशिया के वंशज थे, उन लोगों के दल को तुरानी दल कहा गया है। और उनमें से प्रमुख थे चिनकिलिज खां। उनमें से प्रसिद्ध कौन थे, प्रमुख कौन थे? चिनकिलिज खां एवं उसके साथ साथ गाजी उद्दीन। अब बात करते हैं तीसरा, अफगानी दल। तो जो अफगानियों के वंशज थे, उन लोगों के दल को अफगानी कहा गया है। और चौथा दल था, चौथा गुट था हिंदुस्तानी दल। हिंदुस्तानी दल के प्रमुख नेता थे सैयद बंधु। हिंदुस्तानी दल के प्रमुख नेता कौन थे? सैयद बंधु थे। हिंदुस्तानी दल किसे कहा गया है? तो जिनके पूर्वज, वैसे लोग जिनके पूर्वज भारत में आकर बस गए हों, या फिर वैसे लोग जो हिंदू से मुसलमान बन गए थे, तो वैसे लोगों के दल को हिंदुस्तानी दल कहा गया है। और इस हिंदुस्तानी दल को राजपूत, जाट एवं हिंदू जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। किसे? तो हिंदुस्तानी दल को। तो इस तरह से जब बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बने, तब उस समय उत्तरकालीन जो मुगल दरबार था वह कई गुटों में बटा हुआ था, जिसमें से ये 4 गुट प्रमुख थे। तब क्या हुआ कि बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बनने के बाद इन सभी गुटों का सहयोग पाने के लिए इन्होंने क्या किया कि शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई। लेकिन इससे पहले हम लोग एक बात और बात कर लेते हैं कि बहादुर शाह प्रथम जो शासक बने, मुगल बादशाह बने, वह असद खां। असद खां कौन थे? तो औरंगजेब के ये वजीर थे। यानी वजीर किसे कहा गया है? प्रधानमंत्री को कहा गया है। तो ये असद खां औरंगजेब के वजीर थे। तो इन्हीं के मदद से असद खां एवं इनके पुत्र, जिनका नाम था जुल्फिकार खां, जो ईरानी दल के नेता थे, तो इन्हीं के मदद से बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बने थे। तो इस वजह से बादशाह बनने के बाद असद खां को ही इन्होंने अपना वजीर बनाया था। और इसके साथ साथ एक बात और कर लेते हैं कि मुगलों में सबसे अधिक समय तक वजीर पद पर रहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे असद खां। यह 31 वर्ष तक वजीर रहे थे। सबसे अधिक समय तक वजीर रहने वाले कौन थे? असद खां। कितने वर्ष तक रहे थे? तो 31 वर्ष तक रहे थे। और जुल्फिकार खां इन्हीं के पुत्र थे। और ये दोनों ईरानी दल के नेता थे। तो चलिए बात करते हैं कि बहादुर शाह प्रथम ने उन दरबारी गुटों का सहयोग पाने के लिए इन्होंने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई। अब देखते हैं हम लोग कि इस शांतिपूर्ण मैत्री की नीति के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या किया। तो चलिए, क्या हुआ कि 1689 ईस्वी से साहू, जो कि मुगलों के द्वारा कैद थे, औरंगजेब ने जो कि साहू कौन थे? तो मुगल छत्रपति, मराठा छत्रपति थे, जिसे औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में कैद कर लिया था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया कि 1707 ईस्वी में साहू को, जिसे साहू प्रथम भी कहा गया है, इसे मुगल कैद से मुक्त कर दिया गया। और जब इन्हें मुक्त किया गया तब मराठों में जो है गृह युद्ध प्रारंभ हो चुका था। क्योंकि हम लोग यह चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब साहू को कैद से मुक्त किया गया था तब साहू ताराबाई से संघर्ष करने लगे थे। अर्थात मराठों का गृह युद्ध प्रारंभ हो चुका था, जो बहादुर शाह प्रथम चाहते भी थे। अब बात करते हैं कि इसके साथ साथ राजपूत नेता
छत्रसाल, चूड़ामन एवं जाट नेता, या जो छत्रसाल थे जो कि बुंदेला के राजा थे, तो राजपूत नेता छत्रसाल, जाट नेता चूड़ामन से भी इन्होंने मित्रवत संबंध कायम किया। इसके साथ साथ इन्होंने सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह से भी संधि कर ली थी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के जो प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था बंदा बहादुर, जिन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया था, तो गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य बंदा बहादुर के खिलाफ बहादुर शाह प्रथम ने सैन्य अभियान किया था। क्यों? क्योंकि 1710 ईस्वी में बंदा बहादुर ने सरहिंद का विजय किया था और मुगल सूबेदार का जो है हत्या कर दिया था। इस वजह से 1710 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने अभियान किया और बंदा बहादुर को लौगढ़ दुर्ग में घेर लिया गया था। इस वजह से बंदा बहादुर को 1710 ईस्वी में इस दुर्ग को छोड़ना पड़ा था। तो बात करें कि लौगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने करवाया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाने के बाद जो है बंदा बहादुर ने इस दुर्ग पर फिर से कब्जा कर लिया था 1712 ईस्वी में। तो यह तो थी इनके शांतिपूर्ण मैत्री नीति के अंतर्गत जो कार्य हुआ था, उसके बारे में यह चर्चा थी। अब बात करते हैं कि बहादुर शाह प्रथम के दरबार में डच किन्हें कहा गया। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि नीदरलैंड के लोगों को डच कहा गया है, यानी नीदरलैंड जो देश है तो उनके लोगों को डच कहा गया है। जिस तरह से भारत के लोगों को इंडियन कहा गया, इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है, उसी तरह से नीदरलैंड के लोगों को डच कहा गया है। तो जोशुआ केटलर के नेतृत्व में डचों का एक दल, यानी नीदरलैंड के लोगों का एक दल बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था। किसके नेतृत्व में? तो जोशुआ केटलर के नेतृत्व में, जिसके स्वागत में एक पुर्तगाली महिला जिनका नाम था जूलियान, तो जूलियान ने इन लोगों के स्वागत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि एक पुर्तगाली महिला थी। और जूलियान को बीबी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बीबी एवं फिदवा की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं कि औरंगजेब के दरबार के जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका नाम है खफी खां, तो खफी खां ने बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर की उपाधि से सम्मानित किया है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि शाह-ए-बेखबर किस मुगल बादशाह को कहा गया है, तो वह होगा बहादुर शाह प्रथम को कहा गया है। अब उसके साथ साथ एक और बात करते हैं कि बहादुर शाह प्रथम ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। कौन सा जजिया कर? जिसे औरंगजेब ने फिर से शुरू किया था अपने शासनकाल के दौरान, तो उस जजिया कर को बहादुर शाह प्रथम ने समाप्त कर दिया और इस तरह से 1712 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार सिडनी ओवन ने एक कथन कहा है कि यह अंतिम मुगल बादशाह थे जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे। तो 1712 ईस्वी में इनके मृत्यु के बाद इनके चारों पुत्र इतने निर्लज हो गए थे कि इनके मृत्यु के बाद वो लोग उत्तराधिकार के लिए लड़ने लगे, लेकिन बहादुर शाह प्रथम के शव को 1 महीने तक दफन नहीं किया गया था। तो इनके चारों पुत्र इतने निर्लज हो गए थे। तो इस तरह से 1712 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है और इनके मृत्यु होने के बाद जो है अगले मुगल बादशाह कौन बने, तो इनके पुत्र बहादुर शाह प्रथम के पुत्र जहांदार शाह अगले मुगल बादशाह बने, जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा। तो जहांदार शाह जुल्फिकार खां के
मदद से इन्होंने गद्दी को प्राप्त किया था। जुल्फिकार खां के बारे में यहाँ चर्चा की जा चुकी है, तो इनके मदद से इन्होंने गद्दी को प्राप्त किया था। इस वजह से इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जुल्फिकार खां को वजीर अपना नियुक्त किया एवं इनके पिता असद खां को अपना वकील नियुक्त किया। अब बात करते हैं कि जहांदार शाह का लाल कुंवरी नामक महिला से प्रेम संबंध था, जो इनके प्रशासन में भी हस्तक्षेप किया करती थी। इस वजह से जहांदार शाह का इतिहास में इनकी आलोचना की गई है। अब बात करते हैं हम लोग कि जहांदार शाह मतलब ये कायर किस्म के थे, ये विलासी टाइप के व्यक्ति थे, ये प्रशासन के प्रति लापरवाह व्यक्ति थे। इस वजह से इन्हें लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है। तो आपको यह सब ध्यान रखना है कि शाह ए बेखबर किसे कहा गया है, तो बहादुर शाह प्रथम को कहा गया है। लंपट मूर्ख किसे कहा गया है, तो जहांदार शाह को कहा गया है। क्यों कहा गया है, इसका भी रीजन आपको समझाया गया है। अब बात करते हैं कि जहांदार शाह ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को इन्होंने महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि से सम्मानित किसने किया था, तो वह जहांदार शाह ने किया था। इसके साथ साथ इन्होंने आमेर के शासक जिनका नाम है जयसिंह, तो आमेर के शासक जयसिंह को इन्होंने मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। जिस तरह से इन्होंने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था, उसी तरह से इन्होंने आमेर के शासक जयसिंह को इन्होंने मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। लेकिन जयसिंह को एक और भी उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह है सवाई की उपाधि। लेकिन यह सवाई की उपाधि इन्हें किसने दिया था, तो अगले मुगल बादशाह यानी जहांदार शाह के बाद जो अगले मुगल बादशाह बने फर्रुखसियर, तो फर्रुखसियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि से सम्मानित किया था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इन्हें दो उपाधियों से सम्मानित किया गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से किसने सम्मानित किया, तो वह जहांदार शाह ने किया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि सवाई की उपाधि से किसने सम्मानित किया था जयसिंह को, तो वह फर्रुखसियर ने किया था। तो जब सवाई की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था, तो इस वजह से इन्हें सवाई जयसिंह भी कहा जाने लगा। तो अब बात करते हैं कि जब जयसिंह की बात आई तो इनके कुछ कामों के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, जयसिंह जो आमेर के शासक थे, जिन्हें मिर्जा राजा एवं सवाई की उपाधि से सम्मानित किया गया था, अर्थात अब इन्हें सवाई जयसिंह कहा जाने लगा था। तो यह एक खगोल शास्त्री थे जो नक्षत्र विज्ञान एवं रेखा गणित में अधिक रुचि रखते थे। तो जयसिंह ने वैज्ञानिक रीति के आधार पर जयपुर नामक एक नगर का निर्माण करवाया था, जिसे गुलाबी शहर अर्थात पिंक सिटी कहा जाता है। तो जयपुर का निर्माण किसने करवाया था, तो वह जयसिंह ने करवाया था वैज्ञानिक रीति के आधार पर। और उसके बाद जो है फिर इन्होंने, चूंकि ये एक खगोल शास्त्री थे, तो इस वजह से जयसिंह ने खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर भी कहा जाता है, तो हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में खगोलीय वेधशाला लिख दिया जाता है, कभी जंतर मंतर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहा गया है, कि इसका निर्माण किसने करवाया था और भारत में कितने जगहों पर इसका निर्माण करवाया गया है। तो भारत में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहा गया है, उन सभी का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। और भारत में कितने जगह करवाया गया है, तो आइए इसे देखते हैं। तो कहाँ कहाँ, तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एवं काशी, जिसे बनारस कहा जाता है। तो कुल भारत में 5 जगहों पर इन्होंने खगोलीय वेधशाला या जंतर मंतर का जयसिंह ने निर्माण करवाया था। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है। यहाँ पर क्या है कि आपको 2 तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, कि एक तो यह पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि इनमें से जयसिंह ने खगोलीय वेधशाला अर्थात जंतर मंतर का निर्माण किन किन जगहों पर करवाया था। अब
इन पांचों में से हो सकता है 2 ऑप्शन दे दिया जाए, 3 ऑप्शन दे दिया जाए। तो इस वजह से ये पांचों जगह आपको याद रखना है कि एक तो दिल्ली राजधानी में हो गया, दूसरा जो इन्होंने जयपुर का निर्माण करवाया था जयपुर में वहां करवाया, तीसरा इन्होंने उज्जैन में करवाया यानी मध्य प्रदेश में करवाया, और चौथा उत्तर प्रदेश में 2 जगह करवाया, एक मथुरा और दूसरा काशी जिसे बनारस भी कहा जाता है। और फिर दूसरी तरह से जो क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि बताइए कि इनमें से मतलब जयसिंह ने कहां पर खगोलीय वेधशाला अर्थात जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया है। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, तो इसलिए यह पांचों जगह को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि जयसिंह ने नक्षत्र विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक की इन्होंने रचना किया था, एक सेट को इन्होंने शुरू किया था जिसे जिज मोहम्मद शाही कहा गया है। तो जिज मोहम्मद शाही क्या है? तो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? तो खुद जयसिंह है। तो पूछा जाता है ऐसे कि जिज मोहम्मद शाही जो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह जयसिंह है। अब बात करते हैं कि जयसिंह ने नेपियर एवं यूक्लिड के गणित पुस्तकों का इन्होंने अध्ययन के लिए संस्कृत में अनुवाद करवाया था। तो नेपियर और यूक्लिड के मैथ के पुस्तकों का, गणित के पुस्तकों का किसमें अनुवाद करवाया था? तो संस्कृत में अनुवाद करवाया था। वह किसने करवाया था? तो जयसिंह ने करवाया था। और इसके साथ साथ जयसिंह ने अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो यह तो था जयसिंह से संबंधित। चलिए अब फिर से अब हम लोग बात करते हैं मुगल बादशाह जहांदार शाह के बारे में। तो जहांदार शाह के बारे में फिर से अब चर्चा शुरू होती है और वह होती है आगरा युद्ध से। 1713 ईस्वी में आगरा में एक युद्ध हुआ जिसे आगरा का युद्ध कहा गया है। यह किसके किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध मुगल बादशाह जहांदार शाह एवं जहांदार शाह के भतीजे, उनका नाम था फर्रुख सियर। तो फर्रुख सियर कौन था? तो जहांदार शाह का भतीजा था। तो फर्रुख सियर ने सैयद बंधुओं के मदद से आगरा के युद्ध में 1713 ईस्वी में जहांदार शाह को पराजित किया और कुछ समय के बाद इसकी हत्या करवा दिया। और हत्या करवाने के बाद जो अगला मुगल बादशाह बना वह कौन बना? तो वह फर्रुख सियर बना 1713 से 1719 ईस्वी तक। अब देखिए प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है कि प्रश्न यह पूछा जाता है कि जहांदार शाह का जो अंत हुआ, इसके शासन का जो अंत हुआ, उसके क्या कारण थे? अब ऑप्शन में जो है यह नहीं दिया जाएगा कि फर्रुख सियर ने इसकी हत्या की थी। वहां पर ऑप्शन क्या होगा? रिलेशन से दे दिया जाएगा कि उसकी जो है मतलब कि जो है हत्या जो है उसके भतीजे के द्वारा करवाई गई थी, या फिर उसे आगरा के युद्ध में उसके भतीजे ने हराया था। तो अब मान लीजिए कि ठीक है, आप फर्रुख सियर तो याद रख लिए, लेकिन आपको इसके जहांदार शाह और फर्रुख सियर के बीच का रिलेशन ही नहीं पता है, तो आप इस प्रश्न का आंसर जानते हुए भी वहां जवाब नहीं दे पाइएगा, क्योंकि आपको तो रिलेशन पता ही नहीं था। तो इसलिए रिलेशन यहां पर क्या है कि यह जहांदार शाह के फर्रुख सियर कौन थे? भतीजा थे, जो इनके बाद अगले मुगल बादशाह बने। तो 1713 से 1719 और इस युद्ध में फर्रुख सियर ने किसके मदद से जहांदार शाह को हराया था? तो वह सैयद बंधुओं के मदद से हराया था, जो मुगल सूबेदार थे। अभी उनके बारे में चर्चा होगी। तो चलिए बात करते हैं। तो चूंकि फर्रुख सियर जो मुगल बादशाह बने तो वह सैयद बंधुओं के मदद से बने थे। तो सैयद बंधु के बारे में सबसे पहले सैयद बंधु 2 भाई को सैयद बंधु संक्षेप में कहा गया है। और उन सैयद बंधुओं का नाम क्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि सैयद बंधु का जो नाम है, एक का नाम है सैयद अब्दुल्ला खां। एक भाई का नाम क्या है? सैयद अब्दुल्ला खां, जो इलाहाबाद के मुगल सूबेदार थे। ये जो अब्दुल्ला खां थे ये इलाहाबाद के मुगल सूबेदार थे। और दूसरे भाई जिनका नाम था सैयद हुसैन खां, यह पटना के, बिहार के पटना के मुगल सूबेदार थे। तो इन्हीं दोनों भाई को संक्षेप में, शॉर्ट में, चूंकि दोनों का प्रथम जो है शुरू होता है सैयद से, सैयद अब्दुल्ला खां एवं सैयद हुसैन खां, इसी वजह से दोनों को शॉर्ट में सैयद बंधु कहा जाता है। तो फर्रुख सियर चूंकि
इन सैयद बंधुओं की मदद से मुगल बादशाह बने थे, इसलिए इन्होंने मुगल बादशाह बनने के बाद इन्होंने अब्दुल्ला खां को अपना वजीर नियुक्त किया, जबकि हुसैन खां को अपना मीर बख्शी नियुक्त किया, अर्थात प्रधान सेनापति नियुक्त किया। और नियुक्त करने के बाद इन्होंने जो पहले से वजीर थे जुल्फिकार खां की जो है इन्होंने हत्या करवा दी, और जुल्फिकार खां के जो पिता थे असद खां, इन्हें कैद खाने में कैद कर दिया गया। और इस तरह से अब वजीर कौन बन गए, तो सैयद बंधु में से अब्दुल्ला खां वजीर बने, अर्थात अब प्रशासन का बागडोर पूर्ण रूप से किनके हाथों में चला गया था, तो वह सैयद बंधु के हाथों में चला गया था। तो इस तरह से अब अगर बात की जाए कि सैयद बंधु का उदय, सैयद बंधुओं की शक्ति का उदय किनके शासनकाल के दौरान हुआ था, तो वह फर्रुख सियर के शासनकाल के दौरान हुआ था। उनके समय में सैयद बंधुओं की शक्ति का उदय हुआ था। कब, तो 1713 ईस्वी में। चलिए तो अब बात करते हैं कि मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने, एक व्यक्ति हैं चिनक्लिज खां। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सैयद बंधु किस दल के नेता थे, तो ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे, जिन्हें राजपूत, जाट एवं हिंदू जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। तो मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने चिनक्लिज खां, जो तुरानी दल के नेता थे, जिनका मतलब नाम निजाम उल मुल्क भी था, यानी इन्हें निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था और शॉर्ट में इन्हें ही निजाम कहा गया है, लेकिन इनका मूल नाम क्या था, चिनक्लिज खां। तो फर्रुख सियर ने चिनक्लिज खां को दक्षिण भारत में 6 सूबों की सूबेदारी इन्हें प्रदान किया था। तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि फर्रुख सियर ने दक्षिण भारत में अर्थात दक्षिण में 6 सूबों की सूबेदारी किसे प्रदान किया था, तो वह चिनक्लिज खां को प्रदान किया था, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा गया है, शॉर्ट में निजाम भी कहा गया है। अब बात करते हैं कि इसके बाद फर्रुख सियर ने अपने शासनकाल के दौरान 1716 ईस्वी में गुरदासपुर किले से बंदा बहादुर को इन्होंने कैद करके दिल्ली बुलाया था और यहाँ पर जो है इनकी हत्या करवा दी गई थी। तो बंदा बहादुर की हत्या कब की गई थी, 1716 में। किसने करवाया था, किस मुगल बादशाह ने करवाया था, तो वह फर्रुख सियर ने करवाया था। यह ऐसे हम लोग जब सिख धर्म पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग इस बातों को पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि फर्रुख सियर, मुगल बादशाह फर्रुख सियर के शासनकाल में अंग्रेजों का एक दल, यानी अंग्रेजों का एक दल सर जॉन सड़मन के नेतृत्व में अंग्रेजों का एक दल इनके दरबार में आया था। और उसी अंग्रेजों के एक दल में से एक व्यक्ति थे, यानी एक डॉक्टर थे, जिनका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। तो सबसे पहली बात तो यह हम लोग जान लेते हैं कि सर जॉन सड़मन के नेतृत्व में जो अंग्रेजों का दल आया था वह किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो वह फर्रुख सियर के दरबार में आया था। और उसी अंग्रेजों के दल में से एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। तो डॉक्टर हैमिल्टन ने क्या किया कि फर्रुख सियर को एक जानलेवा बीमारी से इन्हें मुक्त कर दिया था। चूंकि फर्रुख सियर को एक जानलेवा बीमारी था, लेकिन उन बीमारी से जो है डॉक्टर हैमिल्टन ने, जो अंग्रेज दल के ही सदस्य थे, उसे मुक्त कर दिया, जिससे फर्रुख सियर ने प्रसन्न होकर क्या किया कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशों के लिए एक शाही फरमान सुनाया। कब, तो 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर ने अंग्रेजों के लिए एक शाही फरमान सुनाया। और इस शाही फरमान के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए मतलब कई तरह के अधिकार प्राप्त हो गए थे स्वतंत्र रूप से। और उन्हीं अधिकारों में से, यानी इस फरमान के द्वारा 1717 ईस्वी में जो शाही फरमान फर्रुख सियर ने सुनाया अंग्रेजों के लिए, तो उस शाही फरमान के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए जो कई सारे अधिकार प्राप्त हो गए थे, उन्हीं अधिकारों में से एक प्रमुख अधिकार, एक प्रमुख फरमान यह था कि बंगाल में सीमा शुल्क
मुक्त व्यापार करना, यानी बंगाल में सीमा शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था, किस मुगल बादशाह ने प्रदान किया था, तो वह फर्रुखसियर ने किया था। तो यह क्या था कि बंगाल में जो है सीमा शुल्क मुक्त व्यापार करने का जो अधिकार अंग्रेजों को दिया गया था इस फरमान के द्वारा, इसका मतलब यह था कि बंगाल में जो है अब जो सीमा पर जो चुंगी कर लगता था, चुंगी नामक जो कर लगता था, वह कर जिसे सीमा शुल्क भी कहा जाता था, वह अब कर इन्हें नहीं लगेगा। लेकिन इसके बदले में क्या, तो इसके बदले में अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर जो है मुगल बादशाह को देना था। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि 3000, मात्र 3000 वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को बंगाल में सीमा शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो जब इस फरमान के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, तो इस वजह से इतिहास में 1717 के शाही फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है, अर्थात महाधिकार पत्र कहा गया है। तो मैग्ना कार्टा आप जैसे समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति है ए और बी, अगर मान लीजिए कि इन दो के बीच में कोई संधि होता है और सपोज कीजिए कि इस संधि में सबसे अधिक फायदा ए को हुआ, तब जाकर जब ए को इस संधि से अधिक फायदा हुआ तो इसी वजह से इस संधि को जो है ए का मैग्ना कार्टा कहा जाएगा। तो वही बात है कि इस फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सबसे अधिक लाभ हुआ, इस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है इस फरमान को मैग्ना कार्टा कहा गया है, जिसका मतलब होता है महाअधिकार पत्र। चलिए अब बात करते हैं आगे कि यहाँ तक बात हो चुकी है कि फर्रुखसियर ने क्या हुआ कि आगे चलकर एक व्यक्ति है जिनका नाम है मीर जुमला। मीर जुमला के प्रभाव में आकर फर्रुखसियर ने इस सैयद बंधु के नियंत्रण से मुक्त होना चाहा, क्योंकि अब शासन पर जो है पूर्ण रूप से, ये तो नाम मात्र के मुगल बादशाह थे, क्योंकि शासन पर तो पूर्ण रूप से जो है अधिकार जो है नियंत्रण किसका हो गया था, तो सैयद बंधु का हो गया था। तो इसी वजह से मीर जुमला नामक व्यक्ति के प्रभाव में आने से फर्रुखसियर ने इन सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था, अर्थात उसकी हत्या करने का षड्यंत्र फर्रुखसियर करने लगा। लेकिन ये सैयद बंधु उनसे भी ज़्यादा चालाक निकले और फलस्वरूप क्या हुआ कि 1719 ईस्वी में ये सैयद बंधु ने मराठा छत्रपति शाहू प्रथम के साथ इन्होंने एक संधि कर लिया, जिसे दिल्ली की संधि भी कहा गया है। और इसी संधि के द्वारा जो है इन्होंने मराठा छत्रपति शाहू के सहयोग से सैयद बंधु ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर की जो है गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया। तो इस तरह से 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का अंत हुआ और अगला मुगल बादशाह, लेकिन उससे पहले हम लोग यह बात कर लेते हैं कि फर्रुखसियर जो कि एक कायर किस्म के शासक थे, एक निंदित व्यक्ति थे, इसी वजह से इन्हें इतिहास में घृणित कायर सम्राट कहा गया है। तो अब तक हम लोग बात कर रहे हैं कि शाह ए बेखबर बहादुर शाह प्रथम को लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा गया है, एवं घृणित कायर सम्राट किसे कहा गया है, तो फर्रुखसियर को कहा गया है। और 1719 ईस्वी में जब सैयद बंधु ने इसकी हत्या कर दिया, तब 1719 ईस्वी में सैयद बंधु ने अगला मुगल बादशाह किसे बनाया, तो वह रफ़ी उद दर्जात को बनाया। और यह रफ़ी उद दर्जात कौन थे, तो फर्रुखसियर के चचेरे भाई थे। तो इसे 1719 ईस्वी में किसने बनाया था मुगल बादशाह, तो सैयद बंधु ने ही बनाया था। और प्रशासन की पूरी बागडोर ये लोग सैयद बंधु अपने हाथों में ही रखे हुए थे। तो चलिए बात करते रफ़ी उद दर्जात से। ये 1719 में बने, यानी फरवरी माह में बने और जून माह में इनकी मृत्यु हो गई। लगभग यानी 3 माह 4 दिन तक यह मात्र मुगल बादशाह बने रहे। तो 3 माह 4 दिन तक मात्र मुगल बादशाह बनने की वजह से यह सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुगल बादशाह कहलाए। इससे पहले हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि सबसे अधिक समय तक मुगल बादशाह बनने वाले वो कौन थे, तो वह अकबर थे। लेकिन अब इसके अपोजिट क्वेश्चन क्या बना कि सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुगल बादशाह कौन हैं, तो वह होगा रफ़ी उद दर्जात, जो मात्र 3 महीने 4 दिन तक इन्होंने शासन किया था। इन्हें क्या था कि क्षय रोग हो गया था और क्षय रोग के वजह से 1719 के ही जून महीने में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके मृत्यु के बाद सैयद बंधु ने इनके सगे भाई
रफ़ी उद दौला को 1719 में ही जो है इन्हें अगला मुगल बादशाह घोषित किया, जून महीने में। ठीक है, तो इसे भी जो है मुगल बादशाह किसने बनाया? तो सैयद बंधु ने ही बनाया, अर्थात सैयद बंधु के सहयोग से ही ये मुगल बादशाह बने। और ये रफ़ी उद दरजात के सगे भाई थे और फर्रुख सियर के संबंध में कहे तो ये भी जो है उनके चचेरे भाई थे। तो चलिए बात करते हैं कि सैयद बंधु ने रफ़ी उद दौला को शाहजहां द्वितीय की उपाधि से सम्मानित किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया था? रफ़ी उद दौला को किया गया, रफ़ी उद दौला को किया गया था। और किसने किया था? तो सैयद बंधु ने किया था। तो रफ़ी उद दौला की भी जो है 1719 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई थी। इन्हें पेचिश रोग हो गया था और इस रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके मृत्यु के बाद जो है फिर सैयद बंधु ने जो है 1719 ईस्वी में अगला मुगल बादशाह किन्हें बनाया? तो अगला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बनाया। और यह मोहम्मद शाह कौन थे? तो मोहम्मद शाह इन लोगों के चचेरे भाई थे। फर्रुख सियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला के चचेरे भाई थे मोहम्मद शाह। तो यह भी किसके सहयोग से जो है मुगल बादशाह बने थे? तो सैयद बंधु के सहयोग से ही बने थे, जिनका शासनकाल रहा 1719 से 1748 ईस्वी तक। अब बात करते हैं कि मोहम्मद शाह का मूल नाम यानी वास्तविक नाम क्या था? तो रोशन अख्तर था। ध्यान रखना है आपको कि रोशन अख्तर इनका मूल नाम था। अब बात करते हैं कि मुगल बादशाह जिनका ध्यान सबसे अधिक भोग विलास में रहता था, यानी यह प्रशासन के प्रति लापरवाह थे, भोग विलास में इन्हें अधिक रुचि थी। भोग विलास के अंतर्गत इन्हें मदिरा एवं सुंदर महिलाओं में इन्हें अधिक रुचि होने के वजह से इतिहास में इन्हें रंगीला कहा गया है। तो कहने का मतलब कि रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा गया है? तो मोहम्मद शाह को कहा गया है और इसी वजह से इनके नाम के साथ जुड़ जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। तो ध्यान बार बार आपको दिला रहे हैं कि शाह ए बेखबर बहादुर शाह प्रथम को, लंपट मूर्ख जहांदार शाह को, घृणित कायर सम्राट फर्रुख सियर को और उसी के साथ साथ अब रंगीला किसे कहा गया है? तो मोहम्मद शाह को कहा गया, अर्थात मोहम्मद शाह रंगीला भी इसका पूरा नाम बोल दिया जाता है। चलिए बात करते हैं कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजरों एवं महिलाओं के एक दल का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। किनका किनका? तो हिजरों एवं महिलाओं का जो एक दल बन चुका था और उस दल का प्रभुत्व इनके शासनकाल के दौरान स्थापित हो चुका था। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करते हैं कि मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अब यह कैसा पॉइंट है? क्योंकि जजिया कर तो हम लोग यहाँ भी पढ़ चुके हैं कि जजिया कर को इन्होंने समाप्त किया था, तो फिर से जजिया कर समाप्त करने की कहाँ से बात आई? तो चलिए इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम से यह पॉइंट तो आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने जजिया कर को शुरू किया था, तो औरंगजेब के द्वारा किए गए जजिया कर को जो शुरू किया था उसे किसने समाप्त किया था? बहादुर शाह प्रथम ने। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब इसके बाद जो शासक बने जहांदार शाह, इन्होंने इसे शुरू कर दिया था। फिर जब फर्रुख सियर बने तो उन्होंने इसे समाप्त कर दिया, यानी इस तरह से शुरू समाप्त वह चलते रहा था। लेकिन मोहम्मद शाह ने अपने शासनकाल के दौरान 1720 ईस्वी में अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इस वजह से यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद फिर जजिया कर शुरू नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन क्या बना कि जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। कब किया था? तो वह 1720 ईस्वी में किया था। चलिए अब बात करते हैं आगे। क्या हुआ कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही इन सैयद बंधुओं का पतन हो गया। कब हुआ? इनके शासनकाल में भी। कब? तो 1720 ईस्वी में इन सैयद बंधुओं का पतन हो गया, अर्थात इनकी हत्या करवा दी गई। किसने करवाई थी? तो मोहम्मद शाह ने करवाई थी। अब सैयद बंधु की हत्या कैसे हुई, इस बात को जानने से पहले हम लोग इसके काम को जान लेते हैं, सैयद बंधु के काम को जान लेते हैं कि क्या हुआ था कि सैयद बंधु का उदय किसके शासनकाल में और कब हुआ था? तो फर्रुख सियर के शासनकाल में 1713 ईस्वी में हुआ था। और इसका पतन कब हुआ? तो 1720 में। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो सैयद बंधु ने कितने लोगों को मुगल बादशाह बनाया था? तो उसके नाम को देखिए, चूंकि प्रश्न पूछा जाता है किसको किसको बनाया था। तो यहां देखिए सैयद बंधु ने फर्रुख सियर को जो है मुगल बादशाह बनाया था। उसके बाद फिर
फर्रुखसियर के बाद जो रफ़ी उद दरजात को बनाया, फिर रफ़ी उद दौला को बनाया और इसके बाद जो है मोहम्मद शाह को भी इन्होंने मुग़ल बादशाह बनाया था अपने सहयोग से। तो इस तरह से इन्होंने कितने को मुग़ल बादशाह बनाया? तो 1 2 3 4 यानी 4 को जो है इन्होंने मुग़ल बादशाह बनाया और उसका नाम भी आपको याद रखना है, फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह। तो इन 4 लोगों को मुग़ल बादशाह बनाने के वजह से इतिहास में सैयद बंधु को निरिप निर्माता कहा गया है। निरिप निर्माता कहने का मतलब होता है राजा बनाने वाला, अर्थात सम्राट बनाने वाला सैयद बंधु को कहा गया है। अगर इंग्लिश में कहें तो इन्हें किंग मेकर्स कहा गया है इतिहास में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि निरिप निर्माता या राजा बनाने वाला या सम्राट बनाने वाला या किंग मेकर्स किसे कहा गया है? तो वह सैयद बंधु को कहा गया है। और कितने लोगों को इन्होंने शासक बनाया? तो 4, उसका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि 1720 ईस्वी में जो इनका पतन हुआ, यानी इनकी जो हत्या हुई, तो क्या हुआ कि 1720 ईस्वी के दौरान मोहम्मद शाह का जो है एक नए व्यक्ति से जो है मित्रवत संबंध कायम हो गया और वह नया व्यक्ति था चिनकिलीज खां। चिनकिलीज खां जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था, जो तुरानी दल के थे नेता, ठीक है। तो इनसे इनका मित्रवत संबंध कायम हो गया था और इन्हीं के जो तुरानी सेनापति थे जिनका नाम था हैदर खां, ठीक है, चिनकिलीज खां के ही जो सेनापति थे जिनका नाम था हैदर खां। तो क्या हुआ कि जब 1720 ईस्वी में इन सैयद बंधुओं में से हुसैन खां जब मालवा की ओर जा रहे थे, तब चिनकिलीज खां के सेनापति हैदर खां ने इनका मतलब मालवा में ही जो है 1720 ईस्वी में ये छुरा भोंक कर जो है उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद जो है फिर 1720 ईस्वी में ही जो है इनके दूसरे भाई अब्दुल्ला खां को जो है हसनपुर में जो है पराजित किया और कैद करके जो है इन्हें विष देकर मार दिया गया। कब? 1722 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को। लेकिन पतन तो इनका 1720 ईस्वी में ही हो चुका था। तो आपको इनके शक्ति का उदय 1713 किसके समय में? फर्रुखसियर, और इनका पतन 1720 किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में। यह दोनों पॉइंट याद रखना है। चलिए बात करते हैं अब कि जब इनकी मृत्यु हो गई तब अगला वजीर मोहम्मद शाह ने अपना किसे नियुक्त किया? तो चिनकिलीज खां को इन्होंने अपना वजीर नियुक्त किया। कब? तो 1722 ईस्वी में। लेकिन 1724 ईस्वी में चिनकिलीज खां ने इस पद को त्याग दिया, यानी वजीर के पद को त्याग दिया। और इसी समय से मुगल साम्राज्य का वास्तविक विघटन प्रारंभ हो चुका था। यानी 1724 ईस्वी से ही मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही मुगल साम्राज्य का जो वास्तविक विघटन प्रारंभ हुआ था वह इसी समय से प्रारंभ हुआ था। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि इस समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कई ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र रूप से स्थापित हो गए थे, लेकिन जिस पर पहले मुगलों का अधिकार था। तो आइए मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान कौन कौन से राज्य स्वतंत्र रूप से स्थापित हो गए और उसे किसने किया था, आइए उसे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में जो है स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना किया था वह किसने किया था? तो वह मुर्शिद कुली ने किया था। यह आपको नाम भी याद रखना है। इसके साथ जो है अवध में जो है स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने किया था? तो सादत खां ने किया था, जो ईरानी दल के नेता थे। और सादत खां अपने भतीजे सफदर जंग के मदद से जो है इन्होंने अवध में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी और इस वजह से यह अवध के प्रथम नवाब बने। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध के प्रथम नवाब कौन थे? तो वह सादत खां थे। और इसके मृत्यु के बाद जो है फिर जो दूसरे नवाब बने अवध के, वो इनके भतीजे सफदर जंग बने थे। अब बात करते हैं कि उसी तरह से 1724 ईस्वी में हैदराबाद नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चिनकिलीज खां ने किया था। चिनकिलीज खां मूल नाम है, लेकिन इनका अन्य नाम निजाम उल मुल्क भी है, जिसे संक्षेप में निजाम भी कहा गया है। तो क्या हुआ कि निजाम माने इन्हें जो है दक्षिण में जो है 6 सूबों का जो सूबेदारी इन्हें प्राप्त हुआ था, जो फर्रुखसियर ने दिया था। तो इन्होंने 1724 ईस्वी में उन्हीं 6 सूबों को मिलाकर एक हैदराबाद नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। किसने किया था? तो चिनकिलीज खां ने किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि
1724 ईस्वी में ही चिनकिज खान ने एक युद्ध लड़ा और वह युद्ध कहलाया सकुड़खेरा का युद्ध, यानी सकुड़खेरा के जगह पर यह युद्ध लड़ा गया था। तो यह 1724 ईस्वी में किसके किसके बीच यह युद्ध लड़ा गया था? तो चिनकिज खां एवं मुवारिज खां के बीच लड़ा गया था, जो मुगल सूबेदार थे। मुगल इस मुवारिज खां को पराजित करने के बाद चिनकिज खां 1724 ईस्वी में दक्कन का अर्थात दक्षिण भारत का यह वास्तविक शासक बन गया था। अब बात करते हैं कि चिनकिज खां ने हैदराबाद नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के बाद जो है वहाँ पर आसफ जाही वंश की स्थापना की। आसफ जाही वंश कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो मोहम्मद शाह थे, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे, इन्होंने चिनकिज खां को आसफ जाह की उपाधि से सम्मानित किया था। इस वजह से इन्हें आसफ जाह निजाम उल मुल्क भी फिर कहा जाने लगा और हैदराबाद में इन्होंने आसफ जाही वंश की स्थापना की थी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान ही जो है 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1737 ईस्वी में अपने मात्र 500 घुड़सवारों के साथ जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था और लगभग 3 दिन तक दिल्ली पर रहा था और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा जो है 13 लाख वार्षिक कर देने के आश्वासन पर जो है यह बाजीराव प्रथम वापस लौट गए थे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं एक नए चरित्र का, मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान एक नए चरित्र नादिर शाह का। नादिर शाह जो कि ईरान के शासक थे, कब बने थे? तो यह 1736 ईस्वी में ईरान के शासक बने थे और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया था। यह पॉइंट तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो नादिर शाह को, जो ईरान के शासक थे। कब बने थे? तो 1736 ईस्वी में। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था और जब आक्रमण किया था तब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह एवं ईरान के शासक नादिर शाह के बीच जो है करनाल का युद्ध हुआ था। लेकिन इस युद्ध को शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। आखिर नादिर शाह ने क्यों भारत पर यानी मुगलों के खिलाफ आक्रमण किया था? तो आइए इस बात को हम लोग जानते हैं। तो क्या हुआ था कि सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि ईरान यानी मुगलों का ईरान के साथ जो राजनीतिक संबंध था वह बाबर के शासनकाल से ही स्थापित था। कहने का मतलब यह हुआ कि मुगल शासक एवं ईरान के शासक के बीच यानी मुगलों एवं ईरानियों के बीच जो है राजनीतिक संबंध जो है वह बाबर के समय से ही वह स्थापित था। लेकिन क्या हुआ कि अब नादिर शाह के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि नादिर शाह का जन्म 1688 ईस्वी में खुरासन में हुआ था, ठीक है। लेकिन यह क्या हुआ कि यह एक गडेरिया के स्तर से यानी गडेरिया के निम्न स्तर से यह उठकर 1736 ईस्वी में ईरान का सत्ता इसने हड़प लिया था, यानी ईरान का सत्ता इन्होंने हथिया लिया था। और हथियाने के बाद जो है नादिर शाह 1736 ईस्वी में ईरान का शासक बना। जब 1736 ईस्वी में इसके द्वारा सत्ता हथियाने के बाद यह शासक बना, तब उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने क्या किया कि ईरानियों के साथ यानी ईरान के साथ जो है इन्होंने अपना राजनीतिक संबंध समाप्त कर दिया, जो बाबर के समय से ही चलते आ रहा था। और इसी वजह से ये जो नादिर शाह थे वह क्षुब्ध हो गए थे। यानी इन दोनों के बीच जो करनाल का युद्ध हुआ उसका तात्कालिक कारण यह था कि मोहम्मद शाह के द्वारा ईरान के साथ मुगलों का राजनीतिक संबंध को समाप्त करना इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। और फलस्वरूप क्या हुआ कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में वह भारत पहुंचा। जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह भारत पहुंचा तब मुगल बादशाह अपने लगभग लाखों सैनिकों के साथ जो है हरियाणा में जो है एक जगह है करनाल, वह करनाल नामक स्थल पर पहुंचा अपने लाखों सैनिकों के साथ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 24 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? ईरान शासक नादिर शाह एवं मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद शाह पराजित हुआ और इसे कैद कर लिया गया। जब इसे कैद कर लिया गया तब एक प्रश्न बनता है कि ये मोहम्मद शाह ऐसे एकमात्र मुगल बादशाह थे जिन्हें विदेशियों ने कैद किया था, क्योंकि इससे पहले किसी भी मुगल बादशाह को जो है किसी विदेशियों ने कैद नहीं किया था। तो मोहम्मद शाह को इसने पराजित करके
कैद कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि बीच बचाव किसने किया? तो बीच बचाव जो है ये चिनकिलीज खान ने किया। तो दोनों के बीच जो है बीच बचाव चिनकिलीज खान ने किया और प्रस्ताव यह हुआ, यानी संधि यह हुई कि जो नादिर शाह को जो युद्ध में जो है नुकसान हुआ, उस युद्ध में जो है नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो मोहम्मद शाह कितने रुपए से? तो 50 लाख रुपए से उसके नुकसान की भरपाई करेगा। यह बात तो हो चुकी थी। यानी इस संधि के बाद जो है नादिर शाह करनाल से ही वह वापस ईरान लौट जाता, दिल्ली नहीं जाता। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जो अवध के जो नवाब थे, प्रथम नवाब थे सादत खां, जो कि ईरानी दल के ही नेता थे, और इधर नादिर शाह भी ये ईरानी थे। तब जाकर सादत खां ने क्या किया, क्योंकि सादत खां को मुगलों का मीर बख्शी बनने की चेष्टा थी, तो इस वजह से इन्होंने अपने फायदे के लिए सादत खां ने नादिर शाह को यह कहा कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो आपको 50 लाख के बदले 20 करोड़ का जो नगद राशि प्राप्त होगी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, और दिल्ली पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो लगभग 30,000 लोगों का जो है कत्लेआम करवाया गया। और कत्लेआम करवाने के बाद जो है 20 मार्च 1739 ईस्वी को जो है उन्होंने, यानी नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कब? तो 20 मार्च 1739 ईस्वी को जो है इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और तब जाकर जो है, तब से लेकर 15 मई तक वह दिल्ली में रहा, और 15 मई को जो है नादिर शाह वापस चला गया। इस तरह से देखा जाए तो लगभग 57 दिन तक, यानी 57 डेज तक जो है दिल्ली पर किसका अधिकार रहा? तो वह नादिर शाह का अधिकार रहा। और उस 57 दिन के लिए जो है मुगल वंश फिर से समाप्त हो चुका था। जब वह 15 मई को वापस ईरान जाने लगा, तब उसने अपने साथ जो है शाहजहां के द्वारा जो बनवाया गया मयूर सिंहासन था, जिसे तख्ते ताउस कहा गया है, तो वह तख्ते ताउस जो है वह अपने साथ ले गया। और इस तख्ते ताउस के साथ साथ इसमें जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, इस कोहिनूर हीरा भी कहाँ चला गया? नादिर शाह के साथ ईरान चला गया। इसके साथ साथ जब उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसे 30 करोड़ का नगद राशि प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ जब यह वापस लौट रहा था तो लाखों के जो है मतलब सोने चांदी यानी जवाहरात जो है इन्हें प्राप्त हुई। उसके साथ साथ 10,000 ऊंट, 200 हाथी, ये सभी भी जो है वो अपने साथ ले गए। तो बात यह करते हैं कि जब 15 मई को वह वापस गया, तब नादिर शाह ने क्या किया कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस कहा जाता है, इसे भी वह अपने साथ ले गया। और इसमें जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, तो इसके साथ साथ वह कोहिनूर हीरा भी ईरान चला गया। अब बात करते हैं इस मयूर सिंहासन की। तो इस प्रकार जब अब यह ईरान चला गया, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न फिर से बनता है कि इस मयूर सिंहासन अर्थात तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन बना? तो अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके बाद तो अब भारत में यह सिंहासन रहा ही नहीं, इसलिए यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। और किसने ले गया था? तो वह नादिर शाह ने ले गया था ईरान। और इस कोहिनूर हीरा के बारे में भी आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ कि इसके जाने के बाद जब नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, तब 1747 ईस्वी में नादिर शाह का सेनापति और बाद में जो कि अफगानिस्तान का शासक भी बना, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली ने 1747 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया, जो प्रारंभ में नादिर शाह का सेनापति था लेकिन बाद में अफगानिस्तान का शासक बना था। तो इसने 1747 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही जो है मतलब आक्रमण किया था। लेकिन जब उसने आक्रमण किया था तब मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह ने उसे पराजित कर दिया था। इस वजह से उन्होंने कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया था भारत में। चलिए अब बात करते हैं कि 1748 ईस्वी में, यानी इस नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ और इससे जो लूटपाट हुआ, इसी घटना के वजह से क्या हुआ कि 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद अगला जो मुगल बादशाह बना वह कौन बना? इनके पुत्र अहमद शाह 1748 से 1754। अब बात करते हैं कि अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने कुल 5 बार आक्रमण किया था। कितने बार किया था? कुल 5 बार आक्रमण किया था। और इनके समय में
जो वजीर कौन बने थे, तो वजीर बने थे ये सफदरजंग बने थे। ठीक है, सफदरजंग के बाद लेकिन फिर क्या हुआ कि गाजी उद्दीन नामक एक नए चरित्र का उदय हो रहा था, जिनका अन्य नाम इमादुल मुल्क भी है। तो गाजी उद्दीन ने मराठों के सहयोग से सफदरजंग को वजीर के पद से उपदस्थ कर दिया और स्वयं वजीर बन गया। यानी अब वजीर कौन बना, तो गाजी उद्दीन बना, जो किस दल का नेता था, तो यह तुरानी दल का नेता था। तो चलिए बात करते हैं कि गाजी उद्दीन ने क्या किया कि अहमद शाह को 1754 ईस्वी में जो है मतलब इसे कैद कर लिया, कैद करके जो है जेल में डाल दिया। और उसके बाद जो है गाजी उद्दीन ने किसे अगला मुगल बादशाह बनाया, तो अहमद शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को अगला मुगल बादशाह बनाया। कब से कब तक, 1754 से 1759 ईस्वी तक। तो इसे जो है गाजी उद्दीन ने ही जो है अपने मतलब गाजी उद्दीन जो कि वजीर थे, इन्होंने ही जो है इन्हें मुगल बादशाह बनाया था। अब बात करते हैं कि आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही 1757 ईस्वी का जो है प्लासी युद्ध हुआ था, जिस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई थी। तो जब 1757 ईस्वी का प्लासी युद्ध हुआ था, तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो आलमगीर द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको यह बात याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि आलमगीर द्वितीय ने क्या किया कि गाजी उद्दीन के नियंत्रण से वह मुक्त होने के लिए षड्यंत्र रचने लगा, और परिणाम स्वरूप क्या किया कि गाजी उद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की जो है हत्या कर दिया। क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दिया। किसने, गाजी उद्दीन ने। आलमगीर द्वितीय की हत्या करने के बाद गाजी उद्दीन ने अगला मुगल बादशाह किसे बनाया, तो अगला मुगल बादशाह जो है यह 1759 ईस्वी में 10 दिसंबर, डेट है 10 दिसंबर 1759 ईस्वी में शाहजहां तृतीय को जो है वह अगला मुगल बादशाह नियुक्त किया। और यह शाहजहां तृतीय, जिनका मूल नाम था मुही उल मिल्लत, तो मुही उल मिल्लत को इन्होंने शाहजहां तृतीय की उपाधि से जो है मुगल बादशाह नियुक्त किया। जो कौन थे, तो जो ये मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम के जो भाई काम बख्श के ये पौत्र थे, यानी उनके पोता थे। तो लेकिन क्या हुआ कि आलमगीर द्वितीय की जब गाजी उद्दीन ने हत्या किया, तो यह शाहजहां इनके पुत्र नहीं थे, बल्कि ये तो काम बख्श के जो है वंश के थे। ठीक है, तो शाहजहां तृतीय को जो है 10 दिसंबर 1759 ईस्वी को इन्होंने मुगल बादशाह जो है इन्हें नियुक्त कर दिया। लेकिन ठीक उसी समय आलमगीर द्वितीय के पुत्र, जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय, तो आलमगीर द्वितीय के जो पुत्र थे शाह आलम द्वितीय, उस समय आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय ये पटना में थे। और जैसे ही इन्होंने मृत्यु का खबर सुना, इन्होंने पटना में ही अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद एक ही समय में दो अलग अलग जगह पे मुगल बादशाह हुए। कौन कौन, तो एक शाहजहां तृतीय और दूसरा शाह आलम द्वितीय। लेकिन शाह आलम द्वितीय आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे, और उनके मृत्यु के समय ये पटना में थे, और पटना में ही इन्होंने अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। तो थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर यह छूट गया है कि यह जो आलमगीर द्वितीय है, इसे हम लोग जान लेते हैं कि औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण किया था, इस वजह से आलमगीर प्रथम औरंगजेब को कहा गया है, जबकि आलमगीर द्वितीय ये थे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि शाहजहां तृतीय की तो इधर 1760 में ही जो है मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके जो है मतलब वजीर कौन थे, गाजी उद्दीन। लेकिन इधर अब बात करते हैं शाह आलम द्वितीय की, जिन्होंने जो है पटना में जो अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था, और होना भी चाहिए। तो क्या हुआ कि 1759 से 1806 ईस्वी तक यह मुगल बादशाह बने। तो आइए इनके बारे में, इनके घटनाक्रम को समझते हैं। तो इनका मूल नाम क्या था, अली गौहर था। इनका मूल नाम क्या था, अली गौहर था। आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के समय ये कहाँ पे थे, पटना में थे। वहीं पर इन्होंने अपने आप को मुगल बादशाह घोषित किया। लेकिन क्या हुआ कि ये जो वजीर थे गाजी उद्दीन, तो 1759 ईस्वी में इनके मुगल बादशाह बनने के बावजूद भी गाजी उद्दीन ने इन्हें लगभग 12 वर्षों तक दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया। और इसका रीजन यह था कि गाजी उद्दीन के द्वारा जो दिल्ली में जो है गुट जो बन गए थे, यानी जो गुटबाजी चल रहा था, उसी गुटबाजी की वजह से 1759 से लेकर लगभग 1772 ईस्वी तक, अर्थात लगभग 12 वर्ष तक जो है यह मुगल बादशाह बनने के बावजूद भी वह दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सके थे। और दिल्ली में प्रवेश करने से इन्हें किसने रोका था, तो वह गाजी उद्दीन ने रोका था, जो मुगल वजीर थे। इस प्रश्न पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने, मतलब या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि गाजी उद्दीन ने किस मुगल बादशाह को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका था, तो वह
शाह आलम द्वितीय को रोका था लगभग 12 वर्षों तक। अब बात करते हैं कि 1772 ईस्वी में फिर क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय ने मराठों के मदद से यह दिल्ली में प्रवेश किया था, अर्थात 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अब बात करते हैं कि शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही जो है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। इसके साथ साथ शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने भी भाग लिया था और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों के द्वारा ये पराजित हुए थे। इसके बारे में, इस बक्सर युद्ध के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। तो 1764 ईस्वी में इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा था, जिसमें जो है ये अंग्रेज से पराजित हुए और पराजित होने के बाद जो है इन्हें अंग्रेजों से 1765 ईस्वी में एक संधि करना पड़ा, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा गया है। तो इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच 1765 ईस्वी में। इस संधि के द्वारा जो है क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी यह प्रदान कर दी थी। दीवानी कहने का मतलब कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में जो है भू राजस्व वसूल करने का जो है अंग्रेजों को अधिकार प्रदान कर दिया था। तो यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी और किसने दिया था? तो वह शाह आलम द्वितीय ने दिया था। किस संधि के द्वारा? इलाहाबाद संधि के द्वारा। कब? तो 1765 ईस्वी में। तो चलिए अब बात करते हैं कि 1788 ईस्वी में क्या हुआ था कि एक गुलाम कादिर नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने शाह आलम द्वितीय को 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया था और अंधा करके कैद कर लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद मराठों ने शाह आलम द्वितीय को मराठों ने गुलाम कादिर की हत्या करके शाह आलम द्वितीय को कैद से मुक्त कराया और फिर से दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह घोषित किया जो है। अब बात करते हैं कि इसके बाद की घटनाक्रम को समझें तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों का जो है दिल्ली पर पूर्ण रूप से 1803 ईस्वी में अधिकार हो गया था। यानी 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का अब दिल्ली पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। और जब अब अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब किसी भी तरह का जैसे भू राजस्व ये सब जो है वह मुगल बादशाह वह नहीं वसूल कर सकते थे। तो उसे कौन वसूल करेगा? तो वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब करेगी। तो इस वजह से जब 1803 ईस्वी, इस डेट को आपको याद रखना है, इस ईस्वी को याद रखना है कि 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का दिल्ली पर पूर्ण रूप से अधिकार हो जाने के बाद अब शाह आलम जो द्वितीय जो मुगल बादशाह थे वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अब वह पेंशन पाने लगे थे। जो पहले खुद बादशाह थे लेकिन अब उन्हें अंग्रेजों के द्वारा पेंशन दिया जाने लगा। तो जब अंग्रेजों के द्वारा इन्हें पेंशन दिया जाने लगा तो यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वह यह है कि अंग्रेजों से पेंशन पाने वाला पहला मुगल बादशाह कौन बना? तो वह शाह आलम द्वितीय बना। यानी अंग्रेजों से पेंशन पाने वाला पहला मुगल बादशाह पेंशनर कौन बना? पेंशनर यानी पेंशन पाने वाले को, तो वह शाह आलम द्वितीय बना। क्यों? क्योंकि 1803 में अंग्रेजों का दिल्ली पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। अब आइए बात करते हैं कि इसके बाद फिर क्या हुआ कि 1806 ईस्वी में वेलेजली, ठीक है, जो कि अंग्रेज गवर्नर थे, वेलेजली एवं शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, तो वेलेजली एवं शाह आलम द्वितीय के संयुक्त हस्ताक्षर से 1806 ईस्वी में भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपये का प्रचलन हुआ था। इस प्रश्न को आप समझिए अच्छे से कि क्या है कि इससे पहले जो आप सुनते थे कि रुपये का जो है प्रचलन हुआ, ठीक है, तो वह एक सिक्का के रूप में होता था, वह एक पत्र मुद्रा के रूप में नहीं हुआ था भारत में। तो पत्र मुद्रा कहने का मतलब यह हुआ कागज के रूप में। अभी जैसे हम लोग देखते हैं 200 का नोट, एक मतलब कि 2000 का नोट, यह जो कि एक कागज का नोट है, ठीक है, तो उसे ही पत्र मुद्रा कहा गया है। तो 1806 ईस्वी में वेलेजली एवं शाह आलम द्वितीय के संयुक्त रूप से जो एक पत्र पर जो हस्ताक्षर किया गया था, तो उसी के द्वारा भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपये का प्रचलन कब हुआ था? 1806 में। और उस रुपये पर किसका साइन था? तो संयुक्त रूप से वेलेजली एवं शाह आलम द्वितीय का साइन था। और इस रुपये को, इस मुद्रा को जो है कब जारी किया गया था? तो वह 1806 ईस्वी में ही जारी किया गया था। ठीक है, कब जारी किया गया था?
तो वह 1806 ईस्वी में जारी किया गया था। आइए अब बात करते हैं कि इस तरह से जो है 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई और इनके मृत्यु के बाद जो है इनके पुत्र उत्तराधिकारी हुए जिनका नाम था अकबर द्वितीय, जो कब से कब तक शासन किए तो 1806 से 1837। अब बात यहाँ से समझिए कि यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अकबर द्वितीय जब मुगल बादशाह बना तब यह अंग्रेजों के संरक्षण में बना था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन हुआ तो वह अकबर द्वितीय हुआ। क्यों? क्योंकि 1803 में तो अब दिल्ली पर अधिकार जो अंग्रेजों का हो गया था, यानी अब उसके संरक्षण में जो है पहला बादशाह बनने वाला, मतलब उसके अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था तो वह अकबर द्वितीय था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ फिर क्या हुआ कि 1835 ईस्वी में मुगलों की टकसालें बंद कर दी गई। मुगलों की टकसालें बंद करने का मतलब यह हुआ कि सिक्के का जो है ढलाई करवाया जाता था, रुपये का जो छपाई करवाया जाता था, तो उन मुगलों की जो टकसालें, जिसे टकसालें कही जाती थी, तो मुगलों की टकसालें को जो है कब बंद कर दिया गया 1835 ईस्वी में। जब इनके टकसालों को बंद किया गया तब 1835 ईस्वी से ही अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। तो अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन 1835 से शुरू हुआ जब मतलब मुगलों की टकसालें बंद हुई थी। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करें कि अकबर द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ कि मुगलों की बादशाहत जो थी, यानी मुगल बादशाह का जो अधिकार जो था वह सिर्फ लाल किले के अंदर सिमट कर रह गया था। दिल्ली में जो लाल किला है, तो दिल्ली के लाल किले के अंदर सिर्फ इनका अब जो है अधिकार सिमट कर रह गया था। और इसके साथ साथ अकबर द्वितीय ने अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था और राजा की उपाधि से सम्मानित करने के बाद अकबर द्वितीय ने अपना पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था ताकि यह उनके तरफ से पक्ष रख सकें कि अकबर द्वितीय का पेंशन में वृद्धि किया जाए। तो इन्होंने अपने पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित कर ब्रिटेन भेजा था, यानी वहाँ के महारानी के पास भेजा था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि इन्हें राजा की उपाधि से किसने सम्मानित किया था। अब बात करते हैं कि 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है इनके पुत्र अगले मुगल बादशाह बने और अंतिम मुगल बादशाह भी बने, जिनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय या फिर जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, जो 1837 से 1857 ईस्वी तक मुगल बादशाह बने। तो इस तरह से देखा जाए कि इस उत्तरकालीन मुगल वंश के अंतर्गत पहले बादशाह का नाम क्या था, बहादुर शाह प्रथम, और अंतिम बादशाह का नाम क्या था, बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि बहादुर शाह द्वितीय ना लिखे कभी कभी बहादुर शाह जफर भी लिख दिया जाता है, तो इसलिए आपको यह दोनों नाम याद रखना है। तो 1837 से 1857 यह किनके पुत्र थे, तो यह अकबर द्वितीय के पुत्र थे। या पिता पूछ दिया जाए कि बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के पिता कौन थे, तो अकबर द्वितीय थे। तो आइए बात करते हैं, यह अंतिम मुगल सम्राट थे। दूसरा पॉइंट कि ये बिना साम्राज्य का सम्राट थे। कहने का मतलब यह हुआ कि इनके पिता अकबर द्वितीय के शासनकाल में ही क्या हुआ था कि मुगलों की जो बादशाहत थी वह दिल्ली के लाल किले में सिमट कर रह गई थी। इस वजह से कहा जाता है कि जब इनके पुत्र बहादुर शाह जफर जब शासक बने, मुगल बादशाह बने, तब इन्हें बिना साम्राज्य का सम्राट कहा गया है। तो क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि अब इनके पास साम्राज्य बचा ही क्या, लाल किला को साम्राज्य थोड़ी ना कहा जाएगा। तो इस वजह से बिना साम्राज्य का सम्राट कौन थे, तो वह बहादुर शाह द्वितीय या जफर थे। इसके साथ साथ अब कुछ पॉइंट को देखते हैं कि इनके आध्यात्मिक निर्देशक कौन थे। तो इनके आध्यात्मिक निर्देशक हसन अस्करी थे। इसके साथ साथ बहादुर शाह जफर को कविता में अधिक रुचि थी, तो इस वजह से इनके कविता के शिक्षक कौन थे, तो दो इनके शिक्षक थे कविता के। कौन कौन, तो एक इब्राहिम जौक और दूसरे का नाम था असद उल्ला खां गालिब। अब बात करते हैं कि बहादुर शाह जफर को शायरी लिखने का भी बहुत शौक था, तो इस वजह से ये जफर उपनाम से जो है शायरी लिखने का काम करते थे। आपको यह बात याद रखना है, किस उपनाम से, जफर उपनाम से शायरी लिखते थे, जो कि इन्हें जफर भी कहा गया है। अब बात करते हैं कि इन्हें अंग्रेज के द्वारा जो है प्रति माह कितना पेंशन प्राप्त होता था, तो 1 लाख रुपए प्रति माह इन्हें पेंशन प्राप्त होता था। ना 1 लाख रुपए से कम, ना 1 लाख रुपए से ज़्यादा, 1 लाख रुपए प्रति माह इन्हें पेंशन प्राप्त होता था। ठीक है, अब कहिएगा कि इन सब पॉइंट को क्या जरूरी है याद करना, तो बहुत जरूरी है।
क्योंकि यह अंतिम मुगल बादशाह है और आईएएस में जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही अंदर तक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वजह से आपको यह सब बात याद रखना है। इसके साथ साथ अब हम लोग यह बात कर लेते हैं, ये जो बहादुर शाह जफर हैं, तो ये 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो है इन्होंने भाग लिया था। तो इन्होंने जब भाग लिया था और अंग्रेज़ों के द्वारा जब इस विद्रोह को दबा दिया गया था, तब क्या हुआ कि अन्य के तरह यानी दूसरों के तरह जो है हुमायूं को भी जो है सजा दिया गया। और क्या हुआ कि इस विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेज़ों ने हुमायूं के मकबरे से जो है इन्हें गिरफ्तार किया था। यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में चूंकि इन्होंने भाग लिया था, इस वजह से इन्हें कहां से गिरफ्तार किया था अंग्रेजों ने, तो हुमायूं के मकबरे से इन्हें गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के बाद जो इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, और मुकदमा जो चलाया गया था वह क्या था, वह यह था कि इन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया था। देश से निर्वासित करने का मतलब इन्हें देश से बाहर कर दिया गया था। और भारत से बाहर इन्हें कहाँ भेज दिया गया था, तो म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, तो देश से निर्वासित करके इसे कहाँ भेज दिया गया, तो इसे रंगून भेज दिया गया था। किसके साथ, तो इन्हें अपनी पत्नी जिनका नाम था जीनत महल के साथ इन्हें 1857 ईस्वी में ही देश से निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। और रंगून में ही इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई। लेकिन जब ये 1857 ईस्वी में ही इन्हें देश से बाहर कर दिया गया, तब उत्तरकालीन मुगल वंश कब से कब तक चला, यानी मुगल वंश ही कब से कब तक कब समाप्त हो गया, तो 1857 ईस्वी में समाप्त हो गया। तो 1862 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु होती है। और इनके मृत्यु पर इतिहासकारों ने एक कथन कहा है, वह कथन है कि ऐसा एकमात्र बदनसीब मुगल बादशाह जिसे अपने अंतिम समय में अपने मातृभूमि पर 2 गज जमीन भी प्राप्त नहीं हुआ। तो यह कथन किससे कहा गया, किसके मृत्यु से संबंधित है, तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से यह कथन संबंधित है। तो इस तरह से मुगल वंश समाप्त हुआ। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि मुगल वंश के पतन का क्या कारण था। तो मुगल वंश के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई कारण थे। आइए उस कारण को समझते हैं। तो पहला जो पतन का कारण था वह था औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। दूसरा जो कारण था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके कमजोर उत्तराधिकारियों का होना। तीसरा जो कारण था वह था औरंगजेब की मृत्यु के बाद विघटन प्रक्रिया का शुरुआत हो जाना। और हम लोग यह देख चुके हैं कि कैसे मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। अब चौथे कारण की बात करें तो वह है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण हम लोग यह बात पढ़ चुके हैं कि औरंगजेब ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में दक्षिण अभियान के दौरान जो है उनका राजकोष लगभग खाली हो चुका था। तो वो आर्थिक कारण भी था जो मुगलों के पतन का कारण बना। और पांचवें एवं आखिरी कारण की बात करें तो वह है भारत पर मुगलों के खिलाफ ईरान के शासक नादिर शाह का आक्रमण करना। तो यही वो 5 कारण थे जिसके वजह से भारत में मुगल वंश का पतन हो गया। और इस तरह से आज हम लोगों का मुगल वंश के साथ साथ मध्यकालीन भारत का इतिहास भी समाप्त हो गया पूर्ण तरीके से। और कल से हम लोगों का आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।